अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक वुमेन आई थी, उनके खुद के बेटे ने अपनी माँ के मारने की सुपारी दी हुई थी, तो वो अपने घर से भागी आई थी। वुमेन कमीशन के पास गई, उन्होंने हमारे पास रेफर किया। यार ये बहुत मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक माँ बाप अपने छोटे बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए कभी भी उसको पालना नहीं बोलते, उनके लिए अच्छा सोचना नहीं बोलते, उनके लिए अच्छा करना नहीं बोलते, और वो बच्चे बड़े होते अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देते। जो आपकी ये बुक है अधूरी कहानी, मैंने पढ़ा है इसको और पढ़ने के बाद मेरे को भी ये काफी इंस्पिरेशनल लगा है। आपकी जो ये बुक है इसमें दो किरदार की, दो कैरेक्टर की बहुत ज्यादा चर्चा है, जिसमें भूपेंद्र जो है उसका बहुत ज्यादा है, बहुत बार नाम आया है। लेकिन ये हनी कौन है? उसकी लाइफ में मैं जब आया था जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरी लाइफ से जब गई थी मैंने उसको अपना ऑप्शन माना था। आपके जो इस बुक में है इसमें दोस्ती वर्ड बहुत बार यूज किया, तो आपकी नजर में दोस्ती क्या है? आपको रात को 12 बजे प्रॉब्लम है, अगर आप अपने दोस्त को फोन करने के टाइम अगर आपको फोन नहीं देखना, टाइम नहीं देखना पड़ता, वो दोस्ती है। और मेरी जो बुक है ऑलमोस्ट जो एनजीओ भी मैंने स्टार्ट की, वो हम लोगों ने दोस्तों ने एक बात डिस्कशन की, हमने स्टार्ट किया। बट जो मेन श्रेय है वो इसमें भूपेंद्र और हनी का है। कोविड में लोगों का एक असली चेहरा पता चला, आप किसी वे में ले लो कि लोग अपनों की ही डेड बॉडियों को टच करने के लिए मना कर रहे थे। वेलकम टू पॉडकास्ट विद शशांक। आज का जो हमारा ये एपिसोड है एक ऐसे इंसान की कहानी के ऊपर है जिन्होंने महज 27 साल की उम्र में काफी अचीवमेंट हासिल की है। इनका एक ट्रस्ट है, रतन राज सेवा ट्रस्ट है। ये इंडियन आर्मी के लिए ब्लड कैंप्स लगाते हैं और हर साल लगाते हैं, और अभी तक 25 से ज्यादा इंडियन आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं। इनकी हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है और इस बुक का नाम है अधूरी कहानी, जो इनके लाइफ के ऊपर है, इनकी बायोग्राफी है। तो मैं इनसे खुद पूछता हूँ कि इनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला ये बुक लिखने की, या फिर इतना कुछ लाइफ में स्टार्ट करने के लिए। वेलकम अनूप सिंह, पॉडकास्ट विद शशांक में आपको बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, सबसे पहले मैं आपके जितने भी दर्शक हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आपको मुझे बुलाया। और ये बुक अमित तिवारी जी ने लिखे हैं, जो इस बुक के राइटर हैं। उन्होंने कहीं से मेरी स्टोरी देखी थी, लाइक जब मेरा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में नाम आया, काफी अचीवमेंट्स मिली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी जीवनी के ऊपर बुक लिखना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी बुक लिखी थी जिसका नाम है अधूरी कहानी। अधूरी कहानी हम सब देख सकते हैं। अनूप जी, आपकी ये जो बुक है अधूरी कहानी, ठीक है, इसके नीचे एक लाइन है, डेथ इज बेटर देन अ मीनिंगलेस लाइफ। इसका क्या मतलब है और ये लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? यह लाइन मैंने एक रागनी, दादा लक्ष्मीचंद की एक रागनी थी, उससे ली गई है। इसका अर्थ यह है कि जिंदगी में अगर कोई मोटिव या मकसद नहीं है तो हमारी जिंदगी बेकार है। और ये जो बुक है आपकी लाइफ के ऊपर लिखी गई है? ये पूरी मेरी बायोग्राफी, अब तक की जितनी भी मेरी स्ट्रगल लाइफ का है वो सब। तो आपकी लाइफ की कहानी तो बहुत इंस्पिरेशनल रही होगी। हाँ, काफी अच्छी थी। अगर आप कुछ बता सको अपनी लाइफ की समरी, छोटे से शब्दों में, कुछ शब्दों में बता सको क्या है आपकी कहानी? लाइक हर किसी की एक नॉर्मल होती है, बट लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिसके बाद आपकी लाइफ का पूरा एक मोटिव चेंज हो जाता है। तो मेरा भी ऐसा ही था। लाइफ में काफी कुछ, फादर की डेथ के बाद, मिस हैपनिंग होने के बाद लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई और लाइफ का एक नया मोड़ लिया। जो आपकी ये बुक है अधूरी कहानी, मैंने पढ़ा है इसको, ठीक है, और पढ़ने के बाद मेरे को भी ये काफी इंस्पिरेशनल लगा है। आपकी जो ये बुक है इसमें दो किरदार की, दो कैरेक्टर की बहुत ज्यादा चर्चा है, जिसमें भूपेंद्र जो है उसका बहुत ज्यादा है, बहुत बार नाम आया है। हनी का भी नाम आया है, लेकिन ये हनी कौन है? भूपेंद्र और हनी दोनों मेरे दोस्त हैं। हाँ। और मैं अपनी सक्सेस में माँ बाप के बाद अगर किसी दोनों लोगों को सराहना दूंगा तो वो दोनों हैं। भूपेंद्र मेरा एक स्कूलमेट फ्रेंड है, जो हम काफी साथ पढ़े हैं, लिखे हैं। आज वो इंडियन आर्मी में है। और हनी मेरी फ्रेंड है जो हमारे एक रिलेशनशिप में थी। उसका मैं कहीं भी बुक में आपको नाम पढ़ने के रिलेशनशिप में या बट उसका कहीं भी आपको नाम नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद उसको कोई नाम से या कोई किसी तरह से आप उसका नाम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आपके जो इस बुक में है अधूरी कहानी, इसमें दोस्ती वर्ड बहुत बार यूज किया गया है, तो आपकी नजर में दोस्ती क्या है? दोस्ती सब कुछ है। आपको रात को 12 बजे प्रॉब्लम है, अगर आप अपने दोस्त को फोन करने के टाइम अगर आपको फोन नहीं देखना, टाइम नहीं देखना पड़ता, वो दोस्ती है। और मेरी जो बुक है ऑलमोस्ट जो एनजीओ भी मैंने स्टार्ट की, वो हम कुछ लोगों ने, दोस्तों ने एक बात डिस्कशन की और हमने स्टार्ट किया। बट जो मेन श्रेय है वो इसमें भूपेंद्र और हनी का है, जो कि मैं अपने माँ बाप के बाद, अगर मैं मेरी अपनी सक्सेस का या मेरे पीछे जिनका सपोर्ट है, तो वो उन दो लोगों का था। भूपेंद्र मेरा एक फ्रेंड है जो भारतीय सेना में है, और उसके बाद जो हनी है वो एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो मेरा पार्ट था, आप कह सकते हैं। तो ब्रेकअप क्यों हुआ आपका? मैं ब्रेकअप तो नहीं कह सकता कि हमारा ब्रेकअप हुआ, उसकी पसंद बदल गई, वो चली गई। कुछ टाइम के बाद उसने बोला कि लाइक अब मैं 4 साल के रिलेशन के बाद अब मुझे टॉर्चर महसूस हो रहा है, अनकंफर्टेबल है, वो चली गई। बट हाँ, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि आज भी
हम बातें वगैरह हमारी कुछ नहीं होती, बट हाँ काफी क्लोज थे हम अपनी लाइफ में। और लड़के के चेहरे में दर्द है दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। टॉर्चर कर रही है ऐसा वर्ड बोला गया, आप टॉर्चर कर रहे हो ऐसा वर्ड बोला गया आपको 4 साल के रिलेशन के बाद भी। 4 साल के रिलेशन के बाद ये वर्ड था कि तो आप क्या टॉर्चर करते थे उसको? नहीं ऐसा तो कोई नहीं करता, बट जिसको जाना होता है उसको कुछ ना कुछ बहाना कुछ ना चाहिए। कुछ एक्सक्यूज निकाल के तो वो जाते हैं। उसकी लाइफ में मैं जब आया था जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अच्छा। और वो अपनी लाइफ मेरी लाइफ से जब गई कि मैंने उसको अपना ऑप्शन माना था। दोनों में एक डिफरेंट है। आज भी कई बार मैसेज चैट्स कांटेक्ट करने की डिटेल करता हूँ, बट वो नहीं करती। आई थिंक वो भूल गई होगी, और नहीं भूली होती तो मैसेज करती, और नहीं भूली तो जिस दिन वो किसी के साथ फिजिकल होगी उस दिन भूल जाएगी डेफिनेटली। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो अभी तक? देखो हर किसी के लाइफ में एक ऐसा बंदा होता है जिससे हम बहुत ज्यादा एक ट्रस्ट करते हैं, और वो जब बंदा ट्रस्ट तोड़ता है बहुत पेन। किसी दूसरी बंदी से शादी कर पाओगे आप? किसी और से शादी तो नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ जिंदगी में कोई आगे बढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए। नहीं, ये नहीं कह सकते। अगर आगे बढ़ने के लिए आपको एक रिलेशनशिप ही है तो आई थिंक ये तो एक मजाक आपकी हुआ। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं और मेरी मदर। तो मेरी लाइफ का भी एक ऐसा ही एक सिनेरियो था, और उसी से मेरे को एक ओल्ड एज होम खोलने की, लाइक मेरे लाइफ में जो मिस हैपनिंग हुई उसी से मेरे लाइफ में एक इंस्पायर होके कि मैंने ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम, हाँ हाँ, ओल्ड एज होम चलाते हो आप, राइट? और अभी तक काफी लोग वहां पे रहते भी है, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला ओल्ड एज होम? एक्चुअली मैं गुड़गांव बस स्टैंड पे खड़ा था, वहां पे एक माँ अपने बेटे के साथ थी, और सर्दियों का टाइम था, वो विदाउट कपड़े थी अपने, लाइक वो ठंड से कांप रही थी। तो मेरे माइंड में आया कि अगर मेरे फादर स्टैंड नहीं करके जाते तो आज मैं भी अपनी माँ के साथ किसी बस स्टैंड पे होता। तो मेरे माइंड में आया कि मैं किसी एक के लिए तो कुछ करूंगा, हजारों के लिए नहीं, किसी एक के लिए। तो मेरे मन में आया कि मैं एक ट्रस्ट ओपन करूंगा। फिर मैंने रतन राज सेवा ट्रस्ट ओपन करी, जिसमें रतन मेरे फादर का नाम है, राज मेरी मदर का नाम है। उन दोनों को नाम को मिला के मैंने एक ट्रस्ट की स्थापना की 2019 में। उसके बाद मैंने फिर काफी जैसे एक्टिविटीज होती हैं, जैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज करनी स्टार्ट की। बट मेरे माइंड में था कि मेरे को ओल्ड एज होम खोलना है। उस दौरान कोविड आया, कोविड में भी हमने एक लोगों का एक अलग ही चेहरा देखा। कोविड में क्या क्या परेशानियां आई आपको? कोविड में ट्रस्ट खोलने के जब मैंने 2019 में जब ट्रस्ट खोला उसके बाद कोविड आ गया था। कोविड में लोगों का एक असली चेहरा लोगों का पता चला। आप किसी वे में ले लो कि लोग अपनों की ही डेड बॉडियों को टच करने के लिए मना कर रहे थे। अच्छा, आपके एनजीओ में ऐसा कुछ केस हुआ था कि मतलब? जब तक हमने ओल्ड एज होम स्टार्ट नहीं किया था, अच्छा। बट काफी जगह हम गए थे, लाइक हम कोविड के टाइम खाना बांटने स्लम्स में गए थे, हम जीबी रोड गए थे। जीबी रोड एक ऐसी जगह जो जहाँ का लोग नाम लेना पसंद नहीं करते, बट लोग जाते हैं। उस टाइम में एक मेरा फ्रेंड है, उसका मीडिया चैनल है स्टैंड विद दिल्ली, उसके साथ हम गए थे खाना बांटने। तो वहां लोगों की काफी अच्छाई आपको बुराई वहां पे भी आपको मिलती है। और हमारे समाज में एक वाक्य बोला जाता है कि कोई भी बात होती है कि कुत्ता है या फिर वेश्या, इनका मीनिंग बहुत डिफरेंट है। कुत्ते से ज्यादा वफादार मेरे को नहीं लगता कोई है। अगर मैं रिसेंटली एक स्टोरी, मेरे एनजीओ में एक डॉगी आके सोता है नॉर्मली, वो डेली दूध पीता है, तो रात को मैं गेट ओपन छोड़ता हूँ कि वो आता है और मेरे पास सो जाता है। रात को एक दिन किसी ने गेट खोला और वो उनको काटने के लिए, तो कुत्ते को लोग एग्जाम्पल देते हैं लेकिन उससे वफादार कोई नहीं है। ऐसे ही लोग ब्रेकअप्स के बाद वेश्या काफी वर्ड्स यूज करते हैं या ऐसा कुछ, तो वो पैसों के लिए अपने पेट के लिए कुछ करती है, बट वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। ये फैक्ट। तो आपने उनकी मदद की थी कोविड के टाइम हम फ्रेंड्स के साथ, मीडिया के साथ वहां पे खाना बांटने गए हुए। अच्छा, ओल्ड एज होम में जिस तरह के आपके पास लोग आते हैं, नॉर्मली लोग जो बूढ़े होते हैं, जो ओल्ड होते हैं, वो लोग आते हैं, तो उनकी जिंदगी कैसे चलती है? आप अपने ओल्ड एज होम में क्या क्या प्रोवाइड करते हमारा हैं? ओल्ड एज फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं वो हमारे पास कोर्ट या पुलिस के थ्रू रेफर से आते हैं, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। तो उनको क्या क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? उनका रहना, खाना, कपड़े, जो भी होता है, उनकी जो बेसिक नीड्स होती है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। वो लोग खुश रहते हैं आपके एनजीओ में? अब कहाँ जाएं, एक एज पर होती वो है, लोग खुश रहते हैं? वो खुश रहते हैं। अच्छा। कहाँ पे जाएं? अब एक एज होती है जब बच्चों को माँ बाप की नीड होती है और माँ बाप को बच्चों की नीड होती है। जैसे अगर हम अपनी लाइफ से एक लें एग्जाम्पल, तो जब हम छोटे होते हैं 10 साल तक हमें माँ बाप की जरूरत होती है। ऐसे ही माँ बाप को 70-80 साल के बाद माँ बाप को बच्चों की जरूरत होती है, और उस टाइम बच्चे निकाल देते हैं, तो कहाँ जाए? बच्चे क्यों निकाल देते हैं अपने माँ बाप को? मतलब ऐसी ऐसी क्या मतलब दिक्कतें आ जाती है कि अपने माँ बाप को निकालने की जरूरत पड़ जाती है? देखो
अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक वुमेन आई थी, करीबन 60 साल की। उनके खुद के बेटे ने अपनी माँ के मारने की सुपारी दी हुई थी। अपने माँ को मारने की सुपारी दी थी? अपने माँ को मारने की सुपारी दी हुई थी। तो वो अपने घर से भाग आई थी। वो वुमेन कमीशन के पास गई, उन्होंने हमारे पास रेफर किया। तो वो हमारे पास आई, करीबन 1.5-2 महीने रुके हमारे पास। तो हमारे पास जो ऐसे सीनियर सिटीजन आते हैं, हम उनकी लोकल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट भेजते हैं कि ये हमारे पास आई, कोई मिसिंग कंप्लेंट हो या कुछ, आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। उनके बेटे को कहीं से पता चला कि ये हमारे ट्रस्ट में है। उन्होंने मेरा नंबर निकाला, मेरे को थ्रेट दी कि अगर आप मेरी माँ को रखोगे, मैं आके आपको भी मार दूंगा और मेरी माँ को भी मार दूंगा। अच्छा, आपको थ्रेट्स मिलते हैं? मतलब अगर आप किसी के माँ बाप को रखते हो तो आपको धमकियां लाइफ मिलती में हैं? अब तक मेरे ऊपर जो 2-3 थ्रेट्स आई हुई हैं, और लाइफ में होता है, जब आप कुछ अच्छा करते हो आपके साथ बुरा भी होता यार ये बहुत, मतलब मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक माँ बाप अपने छोटे बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए, चाहे वो कितने ही बड़े बच्चे क्यों ना हो जाए, कभी भी उसको मतलब पालना नहीं बोलते, उनके लिए अच्छा सोचना नहीं बोलते, उनके लिए अच्छा करना नहीं बोलते, खुद नहीं खाते उनको खिलाते, और वो बच्चे बड़े होते अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं ये बात समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों करते, मतलब उनके पास इतना पत्थर दिल हो जाता है कि अपने माँ बाप को निकाल दे यार। है। हाँ जी, ये हमारे पास ऐसे बहुत से केस आए हैं और हमने स्टडी भी किए हैं। काफी बार होता है बच्चों में लड़ाई, माँ बाप में लड़ाई, बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं। और हमारे पास काफी सीनियर सिटीजन ऐसे आए भी हैं जो हमारे पास रह भी रहे हैं। अभी हमारे ओल्ड एज होम में एक अंकल हैं, करीबन 1.5 साल से हमारे पास हैं। तो ऐसा लाइफ में काफी। यार मतलब उनकी भी जिंदगी, मतलब मानो वो आपके घर पे रह रहे हैं, आप उनको खाना दे रहे हो, उनके हेल्थ वगैरह आप टेक केयर करते हो, फिर भी उनके दिल पे ना एक हमेशा चुभन रहती होगी कि मेरे बच्चे ने मेरे को निकाल दिया, मेरा बच्चा आज मेरे साथ रहना नहीं चाहता, जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वो ऐसा बच्चा मेरे साथ रहना नहीं ऐसा मेरे चाहता साथ हुआ था। हमारे ओल्ड एज होम में एक सीनियर सिटीजन थे। वो अब ओल्ड एज होम में रह रहे थे। 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे फैमिली मेंबर को फोन कर दो, मेरे को उनसे मिलना है। मैंने उनकी फैमिली मेंबर को फोन किया कि आपके पापा आपसे मिलने के लिए कह रहे हैं, आप आ जाओ। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। देन वो, एक बूढ़े और बच्चे में एक जिद्दी होती है। उन्होंने मेरे से जिद किया कि नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स को बुलाओ बुलाओ। तो मैंने भी उनसे गुस्से में कहा कि अब आपका कोई नहीं, आप आराम से रहो। वो आराम से रह रहे थे। उन्होंने मेरे को बड़े पोलाइटली बुलाया, मेरे पास बैठो। उन्होंने कहा कि मैं अब अच्छी जगह आ गया हूँ, अब मेरे को मरना है। मरना है। हाँ, उनकी ये वर्डिंग थी। उनको मेरी मदर ने रात को खाना वाना खिलाया, उनको सुलाया। सुबह में आया, ओल्ड एज होम मैंने ओपन करा, सिस्टम वगैरह ऑन किया, मैंने उनको देखा। मेरे को लगा कि उनकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, मर गया। उनकी डेथ हो चुकी थी। उनको फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि इनकी डेथ हो चुकी है। देन मैंने उनके रिलेटिव को फोन किया कि आपके पापा की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल आ जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे पापा दिए थे वैसे ही पापा लूंगी। तो बंदा काफी वो बार मन मिलने के से लिए तो नहीं आए, उनकी आखिरी विश थी ना कि वो अपने बच्चे से मिलना मिले। चाहते हैं, और वो मिलने के लिए भी नहीं है, और बाद में ये कह रहे हैं कि देखो, ऐसा काफी बार होता है समझी, लाइफ में काफी ऐसे केस हमारे पास आए हैं और हमने देखे भी। मेरे को ये समझ नहीं आता कि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान इतना हर्टलेस कैसे हो सकता है कि अपने माँ बाप के लिए फीलिंग्स खत्म हो जाए, उनके लिए इमोशन खत्म हो जाए, वो भूल जाए कि उसके माँ बाप ने क्या क्या किया है उनके लिए। मतलब ये आप जैसे ओल्ड एज होम चलाते हो, ठीक है, अच्छी बात है यार, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत अच्छे कर्माश कर रहे हो यार, पर यार मैं ये माइंडसेट नहीं समझ पाता हूँ कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए इतना बुरा कैसे कर सकता है। और मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट के माध्यम से, इस मीडियम से आपको समझ में आए कि उनके माँ बाप को कैसा फील होता है जब वो ओल्ड एज होम में रहते हैं अपने बच्चों से अलग, उनका ख्याल कोई और रख रहा होता है, उनके बच्चे नहीं, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा। ये पॉडकास्ट, ये जो वीडियो है, ये हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। यार अपने माँ बाप को मत निकालो अपने घर से आप यार, उन्होंने आपका टेक केयर किया है बचपन से लेके आज तक, आपका ख्याल रखा, आपके बारे में सोचा है, आप अपने माँ बाप के साथ प्लीज गलत मत करो यार। एक्चुअली भारतीय सेना से मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि मेरे फादर खुद इंडियन आर्मी में जूनियर कमांडेंट ऑफिसर थे 26 राजपूत में। और मेरा खुद का ड्रीम था, मेरे को भारतीय सेना में जाना है, बट घर के हालातों के कारण मैंने अपने सपने को कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाया। एनजीओ खोलने के बाद मेरे को ये था कि मैं भारतीय सेना के लिए कुछ करूं, तो कैसे करूं। उसके बाद हमने एएफटी से कांटेक्ट किया, हमने भारतीय सेना के लिए रक्तदान शिविर आयोजन किया, जिसमें हमारा पहला जो भारतीय सेना के, उसके अंदर हमारी 45 यूनिट्स हमने भारतीय सेना को डोनेट कराया 45 था। यूनिट ऑफ ब्लड।
या अच्छा, उसके बाद आज आप लोगों की दुआ और ब्लेसिंग से हम 2 घंटे के अंदर 100+ यूनिट्स कलेक्ट करा देते हैं। 2 घंटे में 100+ यूनिट ब्लड आप कलेक्ट करवा हाँ, देते और हैं। अब तक हम ये जो डोनेट करते हैं वो कौन लोग होते हैं? ये हमारी भारतीय सेना की ऑफिसर्स खुद आते हैं, और ये AFT के साथ ब्लड डोनेशन कैंप होता है। और आप कभी भी जाके पता कर सकते हो कि हमारे किस भारतीय, जो हमारे बॉर्डर पे सिपाही खड़े होते हैं, उनके लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है। और आम लोग भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग अगर करना चाहे तो? इसमें आम लोग ही ब्लड डोनेट करने आते हैं। हमारे जो ओपन कैंपिंग होते हैं, हम हर 2-3 महीने में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करा चुके हैं अब तक काफी। हम करीबन 40 प्राइवेट्स वगैरह इंक्लूड करके 40 ब्लड डोनेशन कैंप कर, तो कोई भी आके ब्लड डोनेशन कैंप कर दे। एक साल में कितनी बार आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हो? साल में हमारे 3-4 कैंप होते हैं नॉर्मली। अच्छा, और ये अभी नेक्स्ट कब होने वाला है? अब हमारा 15 सितंबर को नेक्स्ट ब्लड डोनेशन कैंप है, जो कि हमारा महरौली में है। मैं चाहता हूँ आप सब आए। मतलब अगर हमारे कोई भी व्यूअर्स अगर चाहे इंडियन आर्मी के लिए कुछ करना चाहे, मतलब वो जाके ब्लड डोनेट कर देखो, सकते, राइट? आप आज की जनरेशन जो एक व्हाट्सएप और स्टेटस में ज्यादा इंक्लूडेड है। कोई शहीद होता है, स्टेटस लगाते हैं। मैं उनकी फीलिंग्स के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता, बट आप कहीं ना कहीं आके अपना सहयोग करो। भारतीय सेना के लिए अपना रक्तदान करो और इवेंट्स करो। भारतीय सेना को के लिए काफी कुछ आप कर सकते हो। ये नहीं है कि आप एक स्टेटस लगा रहे हो शहीद के लिए, लेकिन कोई आप जरूरत पड़ रही है आप उनके लिए नहीं खड़े, वो भी एक गलत। तो मतलब ये सब जो काम आप करते हो, काफी हर्डल्स आती होगी, काफी प्रॉब्लम्स आती होगी, चैलेंजेस फेस करनी पड़ती होगी, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ी ये जर्नी स्टार्ट करने के बाद? एनजीओ स्टार्ट करने में अगर मैं जर्नी की स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैंने जो इसका रजिस्ट्रेशन किया था, कहने के लिए गवर्नमेंट की एक बहुत कम फीस होती है हर चीज रजिस्ट्रेशन के लिए, बट उसको आपको एक प्रोसेस से कराने के लिए मोटा पैसा लगता है। जब मैंने मेरा वर्ल्ड डोनेशन ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया था, तो इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम 6,000 रुपीज मैंने मेरे अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल के इसको रजिस्टर्ड कराया था। रजिस्टर कराने के बाद मैंने अपने घर पे इसको स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे इसमें इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने, बट मेरा मोटिव था मेरे को ओल्ड एज होम रन करना है। जब आप फिर लोगों के बीच में कोई सोशल वर्क के लिए भी जाते हैं, तो लोग आपको सहायता देने की बजाय कि क्या कर रहा है, पागल है, ऐसा है, काफी कुछ बोलते हैं लोग काफी कुछ बोलते हैं। अच्छा, कि पहले अपने घर को देख, ये चीज बाद में करना, या फिर क्या कर रहा है, क्या फायदा है, पैसों के लिए करते हो ऐसा? मतलब देखो, हर बंदा आपको अच्छा लगता है अपना लोगों एक की हेल्प करना? खुद का एक मोटिव होता है। मैं कहीं ना कहीं इनमें अपने आप को देखता हूँ कि अगर मेरे फादर कुछ नहीं करते तो मैं आज कहाँ होता। तो यही मेरा ओल्ड एज होम ट्रस्ट चलाने का एक मोटिव था। सबसे ज्यादा मेरे को जो प्रॉब्लम्स आई थी, सबसे पहले फाइनेंस की आई थी। उसके बाद फिर ओल्ड एज होम मैंने अपने घर पे एक ऑफिस रूम से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने रेंट पे जब ओल्ड एज होम के स्टार्ट करना चाहा, तो लोगों के पास बिल्डिंग देख लेता, फाइनल हो जाता, बट उनको पता चलता कि ये एक वृद्ध आश्रम खोलेगा, ओल्ड एज होम खोलेगा, तो मना कर देते। मना कर देते थे वो लोग? हाँ, लोग मना कर देते हैं कि क्यों मना नहीं, करते लोग? कि नहीं, आपके पास बीमार लोग आएंगे, खांसी होगी, बैक्टीरिया फैलेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो लोग एक कहने के लिए कि उनकी अच्छाई है, लेकिन जब कुछ आप अच्छाई का काम कर रहे हो तो काफी लोग वैसे वो ही सपोर्ट नहीं करते। अच्छे कामों में लोग सपोर्ट नहीं करते। नहीं। फिर इसके बाद मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, पंडित जी हैं, ललित भैया वगैरह, वो उनकी जो है, उन्होंने सपोर्ट किया कि आप हमारे घर पे स्टार्ट करो। आप लोगों की दुआ से मैंने करीबन वहाँ 1 साल करा। उसके बाद अभी मैंने दूसरी जगह शिफ्ट किया। अभी हमने 10 बेड का ओल्ड एज होम स्टार्ट किया है, और ये हमारा 5th। आपकी जो ये बुक है अधूरी कहानी, आप हमारे ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे कि ये आपकी बुक क्यों पढ़े वो लोग? देखो, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में काफी सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां बंदा टूट जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फादर की डेथ के बाद मेरे पास भी ऐसी सिचुएशन हुई थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन उस टाइम मैंने लाइक अपनी मदर का मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट था उनके साथ। मतलब कहते हैं ना कि मेरे एक फिल्मी डायलॉग है कि मेरे पास माँ है, तो आपके पास माँ, आप हर कुछ बाजी जीत सकते हो। आपकी माँ तो बहुत प्राउड फील करती होगी आप पे हाँ, कि आज भी जब मेरे कैंप होते हैं तो वो मतलब उनकी आंखों से खुशी के आंसू होते हैं। खुशी के आंसू होते हैं कि मेरा बेटा कुछ अच्छा कर रहा है समाज के लिए। सबसे बड़ा आर्मी जब आती है, वो आर्मी के साथ जब हमारा खाना होता तो उनके मन में एक वैसे ही खुशी के आंसू होते कि मेरे पति भी थे कभी आर्मी में, और वो एक फीलिंग एक अलग होती है और बंदे का एक अटैचमेंट होता है। आपका नेक्स्ट विजन क्या, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में? लाइफ में इसको आगे बढ़ाना चाहते हो, ओल्ड एज होम को और भी बड़ा करना चाहते हो? आप लोगों की ब्लेसिंग और सपोर्ट रहा तो मैं इसको 50 बेड का ओल्ड एज होम, अभी हमने गुड़गांव लैंड लिए,
वहाँ हम 50 बेड का इसको कन्वर्ट करेंगे। और इसमें अनाथ आश्रम के साथ साथ हम ओल्ड एज होम दोनों कॉन्सेप्ट एक अनाथ साथ, आश्रम जो छोटे बच्चों के लिए होता है, और ओल्ड एज होम दोनों को हम कॉन्सेप्ट को एक करके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। उन बच्चों को भी माँ बाप का प्यार मिलेगा जिनके माँ बाप नहीं है, और जो माँ बाप बच्चों के पास रहना चाहते हैं उन बच्चों को भी माँ बाप का प्यार मिलेगा। फ्यूचर में हमारी यही प्लानिंग है। नहीं मतलब आपकी लाइफ की कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आपको अगर मदद करना चाहेंगे तो आपको वो कैसे रीच आउट कर सकते हैं? आप हमारी वेबसाइट के थ्रू ratanrajsevatrust.com से आप हमें तो अटैच कर हम सकते हैं। अपने इस पॉडकास्ट के नीचे आपका वेबसाइट मेंशन कर देंगे, ठीक है? और आज की कहानी मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा क्योंकि एपिसोड तो और भी लंबा हम कर सकते हैं, लेकिन जो मेन बातें थी ना वो हमने कर दी है। और मैं आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू एक मैसेज देना चाहूंगा, हमारे भाई साहब भी देना चाहेंगे, अनूप सिंह जी। ओल्ड एज होम हमें स्टार्ट करने की नौबत क्यों आ जाती है? इसलिए आती है क्योंकि आप अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हो। यार आप सोचो एक बारी, उस माँ बाप ने आपके लिए क्या किया है। जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप स्कूल जाते थे, जब आप कॉलेज जाते थे, जब आपकी शादी होने वाली थी, और एक टाइम आता है जब आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेते हो, आप अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देते हो। ये अच्छा नहीं है। उनके मन पे क्या बीतता है, उनके दिल पे क्या बीतता है, आपको नहीं पता। तो आज का ये एपिसोड जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी है इनकी, ये अधूरी कहानी। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बुक को पढ़ोगे तो आप इनकी पूरी कहानी खुद ही जान पाओगे। जाते आते मैं आपको बस एक मैसेज देना चाहूँगा यार, कि अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम मत भेजो, क्योंकि वो माँ बाप ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया यार। आप जब छोटे थे, जब आप स्कूल जाते थे, जब आप कॉलेज में थे, जब आपकी शादी हुई, तब तक आपके माँ बाप ने आपके लिए सब कुछ किया, और आप अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम पहले मतलब भेजने से पहले सोचते भी नहीं। तो एक बार अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम भेजने से पहले सोचो कि उनके दिल पे क्या बीतेगा, उन पे क्या बीतेगा। अगर आप उनकी एज के हो जाओगे, जब आपके बच्चे आपको ऐसा करेंगे आपके साथ, तो आप पे क्या बीतेगा। तो इस पॉडकास्ट एटलीस्ट ये मैसेज जरूर आप लेना कि हमें इसमें सोचना चाहिए, हमें अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम नहीं भेजना चाहिए। अनूप जी से भी जानते हैं कि क्या कहना है आपका, जो बच्चे ओल्ड एज होम अपने माँ बाप को भेज देते हैं उनके बारे में क्या कहना है, उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो। देखो, मैसेज लोग वैसे ही आज के दिन बहुत समझदार हैं, किसी को मैसेज देने से कभी कोई नहीं चलता, ये अपनी खुद की एक भावना और फीलिंग्स होती हैं। बट मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस एज में उनको तुम्हारी ज़रूरत है उस एज में आप उनके साथ रहो और उनका ध्यान रखो। ठीक है, आपकी जो बुक है अधूरी कहानी, ये कब पूरी होने वाली है? कुछ कहानियां इसीलिए लिखी जाती है जिनको पूरा करने के लिए हमारा पुनर्जन्म होता है, और ये कहानी भी होपफुली पूरी होएगी। इसमें जो हमारा मेन मोटिव है, जो हम लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, एक तो सबसे पहले हमारा ओल्ड एज होम का ड्रीम है, जो अनाथ आश्रम, और उनको हम एक कनेक्ट, और किसी भी संस्था को चलाने के लिए आपको काफ़ी लोगों का सहयोग की जरूरत होती है। तो मैं जितने भी यंगस्ट हैं उनसे सहयोग करता हूँ, वो हमारे साथ आएँ, जुड़े, अपने नए नए आइडियाज़ दें जिनसे लोगों का कल्याण या लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, और वो हमारे ट्रस्ट में आए और जुड़े। तो मैं आज का एपिसोड यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग प्लीज़ ये एपिसोड देखो, इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक माँ बाप के ऊपर क्या बीतता है ओल्ड एज होम में, और आपको ये बुक अधूरी कहानी अनूप जी की क्यों पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग आवर शो पॉडकास्ट विद शशांक। थैंक यू।